अगर आप कल दिल्ली हाई कोर्ट में जो हियरिंग हुई है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल जो दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग हुई थी उसके बारे में मैंने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें श्री उमेश चंद्रा जी द्वारा भेजा गया मैसेज मैंने आपको बताया था और उस पर चर्चा की थी कि जो गवर्नमेंट के काउंसिल ने और अधिक टाइम मांगा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, क्योंकि रिपोर्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा रिव्यू नहीं हुई। इस विषय में कल देर रात को श्री रविंद्र गुप्ता, जो कि दिल्ली पेंशनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो अपने पत्र द्वारा बताया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये पत्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन दिल्ली सर्कल के जनरल सेक्रेटरी श्री रविंद्र गुप्ता द्वारा जारी किया गया है। इसमें GS 101202324 dated 6th October. Dear members, status of federation writ petition 1875/2013 in Delhi High Court and group of pensioners case. The committee formed to look into the grievances of SBI pensioners has submitted its report to the next authority for necessary approval. The government lawyer had requested for extension of time required in this regard. The court has not granted request and the next date has been fixed on 7th of November 2023 for orders irrespective of the submission of report by the committee. With greetings and regards, yours sincerely, Ravindra Gupta, General Secretary, SBI Pensioners Association, Delhi Circle. अब दोस्तों, तो ये आखिरी सेंटेंस है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बन चुका है, जिसमें कि कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। कल जो उमेश शर्मा जी ने जो अपना व्हाट्सएप से मैसेज दिया था कि गवर्नमेंट काउंसिल ने टाइम मांगा है कि हमारी रिपोर्ट एप्रोप्रिएट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव होने के बाद ही दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट होगी, और उसके बाद 1 महीने का टाइम ग्रांट किया गया। नेक्स्ट हियरिंग डेट 7 नवंबर रखी गई है। लेकिन गुप्ता जी का जो ये मैसेज है ये थोड़ा सा उलट है, जिसमें ये कहा गया है कि द कोर्ट हैज नॉट ग्रांटेड रिक्वेस्ट। वहां उमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि कोर्ट ने गवर्नमेंट काउंसिल रिक्वेस्ट पर 1 महीने के एक्सटेंशन दिया। इधर गुप्ता जी कह रहे हैं कि द नेक्स्ट डेट हैज बीन फिक्स्ड 7th नवंबर फॉर ऑर्डर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द कमिटी। दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए श्री रविंद्र गुप्ता जी के जो कंट्रोवर्शियल मैसेज है उसका क्लैरिफिकेशन फिर उमेश चंद्रा जी ने अपने मैसेज से दिया है, और उसमें जो कहा गया है वो हम आपके सामने उस मैसेज के टेक्स्ट पेश करते हैं। दोस्तों, ये मैसेज है, दिल्ली हाई कोर्ट टुडे proceedings needless controversy. Some of the messages have been shared to seek clarification that in my message I said time was sought and granted, while the other message says time was sought but not granted. If it's so, then why the court did not pass order on the petition and listed the matter for hearing on the hearing a month after, that is 7th November 23. Please don't read too much, just relax and wait for another month. Thanks and regard, Umesh Sharma. ये इस मैसेज से काफ़ी क्लियर है कि टाइम वॉज शॉर्ट एंड ग्रांटेड। ये उमेश शर्मा जी ने कहा, वाइल द अदर मैसेज जो रविंद्र गुप्ता जी का मैसेज है उसमें टाइम वॉज शॉर्ट बट नॉट ग्रांटेड। इस ढंग से ये कंट्रोवर्सी हो गई है। दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी रविंद्र गुप्ता जी के मैसेज से सामने आई है। रविंद्र गुप्ता जी एक सीजन्ड लीडर हैं जो कि SBI दिल्ली सर्कल के जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट इत्यादि रहे हैं, और साथ ही आईबॉक में भी सीनियर पोजीशन पर रहे, और 11th बाईपार्टाइट उन्हीं
के द्वारा साइन किया गया था, एक सिग्नेचरी वो भी थे आईबॉब की तरफ से। तो रविंद्र गुप्ता जी ने इस मैसेज को कैसे सर्कुलेट किया, ये थोड़ा सा समझने वाला है, क्योंकि ये तो रविंद्र गुप्ता जी भी जानते हैं और वो कई कोर्ट केसेस भी देख चुके हैं। वो काफ़ी इंक्वायरीज भी डिपेंड करते थे, जो कि इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी एक सेमी जुडिशियल प्रोसेस होता है। तो उनके जुडिशरी के प्रोसेस को और जो जजेस का काम करने का तरीका है उससे भली भांति परिचित होंगे। जब कभी भी कोई जज यदि नेक्स्ट डेट नहीं देता तो वो उसी डेट में ये डिक्लेयर कर देता है कि मैं जजमेंट पास करूंगा या जजमेंट कुछ दिनों में रिलीज कर दी जाएगी। तो उन केसेस में कभी भी नेक्स्ट डेट नहीं दी जाती। दूसरी बात, जहां तक गवर्नमेंट की रिपोर्ट का है, जब ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी हैं कि आप अपनी कमेटी की रिपोर्ट सबमिट कीजिए, तो जब भी कभी अब फर्दर डिसीजन कोर्ट देगी, अपना ऑर्डर करेगी, अपना जजमेंट देगी, तो जो उन्होंने कमेटी बिठाई है उसकी रिपोर्ट अवश्य देखेगी। तो मेरा तो ये मानना है कि जो गवर्नमेंट के काउंसिल की जो रिक्वेस्ट थी उसी को मान करके 1 महीने का और समय दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट के काउंसिल की जो रिक्वेस्ट है वो एक रीजनेबल भी है। गवर्नमेंट का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसमें कोई भी डिसीजन जब होता है तो वो हमेशा हायर अथॉरिटी से अप्रूव होता है, क्योंकि जो कमेटी बिठाई गई थी वो एडिशनल सेक्रेटरी लेवल की थी, तो वो बहुत हाई पावर कमेटी नहीं थी। उसका काम था फैक्ट्स के बेसिस पे अपनी रिपोर्ट बनाना, लेकिन उस रिपोर्ट के बेसिस पे क्या रिपरकशन होंगे उसके लिए उसको उस रिपोर्ट को अपने हायर अथॉरिटी से रिव्यू कराना जरूरी है। तो वो रिपोर्ट फाइनेंस सेक्रेटरी के पास अवश्य जाएगी। बल्कि जो स्टेट बैंक का मामला है, स्टेट बैंक भारत सरकार की ओनरशिप है, जिसमें लगभग 60% मेजोरिटी शेयर भारत सरकार के पास है। तो इसमें जब कभी भी हम ये देखते थे कि वेज रिवीजन होने के बाद कोई भी स्टेट बैंक के एडिशनल बेनिफिट दिए जाते थे तो उसमें भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल ली जाती थी। इस केस में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के हायर अथॉरिटी के पास रिव्यू के लिए कमेटी ने भेजा होगा। और मेरा तो ये और भी सोचना है, ये भी मानना है कि इसमें पेंशनर्स एसोसिएशन और कई एसोसिएशन फाइनेंस मिनिस्टर को मिल चुकी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर को अप्राइज कर चुकी हैं। तो ये फाइल फाइनेंस मिनिस्टर से ही क्लियर होगी। और जो गवर्नमेंट का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसमें हर स्टेज पे क्लियर होने के लिए 1-1 हफ्ते 2-2 हफ्ते चाहिए। और एडिशनल सेक्रेटरी द्वारा अपनी रिपोर्ट कंपाइल करके यदि सेक्रेटरी को भेजी गई है तो सेक्रेटरी उसको देखेगा, उसमें अपने रेफर करेगा, जो लीगल विंग है उसको भी रेफर करेगा, उसके फाइनेंशियल रिपरकशन के बारे में भी जानेगा। और जब वो सब रिपोर्ट्स उसके पास आएंगी तो उसके बाद वो रिपोर्ट कंपाइल करके और फिर उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं उनको बताते हुए वो स्टेट मिनिस्टर को भेजेगा और फिर स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर को भेजेगा। यदि स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज वाला है तो ये फाइल स्टेट मिनिस्टर के लेवल पे भी क्लियर हो सकती है, अन्यथा फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाएगी। जब तक फाइनेंस मिनिस्टर के सिग्नेचर नहीं होंगे तो डीएफएस उस रिपोर्ट को हाई कोर्ट में नहीं जमा कराएगा। तो दोस्तों, इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट के काम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और मुझे ये लगता है रविंद्र गुप्ता जी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें गवर्नमेंट के जो कार्य प्रणाली के हिसाब से इसमें टाइम दिया गया है, लेकिन सदस्यों को गुड ह्यूमर में रखने के लिए उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया है, इस सेंटेंस को ऐड किया है। और ज़्यादातर जो यूनियन लीडर हुआ करते हैं या जो उनके बैकग्राउंड एसोसिएशन की लीडरशिप से है तो वो अक्सर इस टाइप के सेंटेंसेस इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि उनके ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो मैंने आपके सामने बता दी है।
मेरा काम दोस्तों एक पोस्टमैन की तरह एक पोस्ट को उठा करके दूसरी जगह डालना नहीं है। मैं जब कभी भी कोई पोस्ट नज़र आती है तो उसको पूरी तरह से एनालाइज करता हूँ, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखता हूँ, उसके पीछे बैकग्राउंड देखता हूँ, उसके रैशनल देखता हूँ और उसकी रीजनेबिलिटी देखता हूँ, उसके बाद ही कोई वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने एक और किसी साथी का, यूट्यूबर का वीडियो देखा जिसमें कि उन्होंने अपनी तरफ से ये ऐड कर दिया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट अभी कंपाइल हुई नहीं और उन्होंने ये कहा है कि और बैंकों की यूनियन और एसोसिएशन से भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैं इस केस में काफ़ी समय से फॉलो अप कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, ये केस जो 1875 केस है 1913 का, ये स्टेट बैंक के 40 से 50% पेंशन का मेन है, बाकी और इश्यूज हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है केवल 40 से 50% पेंशन के लिए मांगी है, ना कि पेंशन अपडेशन और किसी और दूसरे इश्यूज पे। तो इस बारे में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए और जो भी मैसेज लोग अपनी तरफ से डालते हैं उसको या तो आप इग्नोर करिए या तो टेक करके भूल जाइए, क्योंकि ऐसे मैसेजेस कई बार लोगों के दिमाग में कई भ्रम पैदा करते हैं, कई एंग्जाइटी करते हैं। और जैसे कि उमेश चंद्रा जी ने कहा है कि आप 1 महीना और इंतजार करिए। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा-सा क्लैरिटी आ गई होगी और फर्दर कोई और जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी मैं क्लैरिफिकेशन दे सकता हूँ। जहाँ तक बात है पेंशन अपडेशन की या और बड़े जो इश्यूज़ हैं, उस पर इस केस में बहुत ज़्यादा कोई अभी सुनवाई नहीं हो रही है। पेंशन अपडेशन जो है वो पॉलिसी डिसीजन है, पॉलिसी मैटर है, ये अलग से ही डील होगा। इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो केवल स्टेट बैंक के 40 से 50% वाला मैटर और 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का, इन 2 इश्यूज पर ही डिसीजन देगा। जहाँ तक 100% न्यूट्रलाइजेशन का डीएफएस की अप्रूवल है वो भी हाई कोर्ट में जमा हो जाएगी तो वो उसी ढंग से डिसीजन दिया जा सकता है, या यदि जो पिटिशनर हैं वो नहीं मानते तो वो 100% न्यूट्रलाइजेशन का भी मैटर वहाँ पेंडिंग रह सकता है। लेकिन ये 40 से 50% वाला मैटर स्टेट बैंक का एक्सक्लूसिवली डील हो जाएगा। अगली जो हियरिंग है 7 तारीख नवंबर 2023 को। उसके बाद हो सकता है कि फिर 1-2 हियरिंग और हों और फिर ऑनरेबल जस्टिस अपना डिसीजन दे देंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और इसमें जो मैंने एनालिसिस की है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें और साथ ही इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए अपने कमेंट अवश्य करें। मैं फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में वीडियो जारी करता रहता हूँ। इस बारे में जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।